हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी। हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रखी थी जिसका नाम था ट्री। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्री की इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है वो। और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने 3 या 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी और ट्री के बारे में हमने बेसिक से जाना था। ठीक है, तो पीछे वाला जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी थी जो कि काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको पहले उसको जाके देखिए ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये थ्योरम। ठीक है, देखिए थ्योरम क्या है कि प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अतुच्छ वृक्ष का मतलब होता है नॉन ट्राइबल ट्री। ठीक है, नॉन ट्राइबल ट्री। और जो निलंबी शीर्ष होगा उसे क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, पेंडेंट वर्टेक्स है। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि निलंबी शीर्ष क्या होता है। देखिए निलंबी शीर्ष क्या होता है, हमने सबसे पहले हम जानते हैं ट्री की डेफिनेशन की ट्री क्या होता है। ठीक है, ट्री क्या होता है? तो ट्री क्या होता है मैंने आपको बताया था ट्री के बारे में कि वृक्ष क्या होता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे नहीं होनी चाहिए, कोई लूप नहीं होना चाहिए, या फिर कोई चक्कर यानी साइकिल नहीं बननी चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि समांतर कोर रहित, लूप रहित यानी कि पास रहित और अचक्रीय संबद्ध ग्राफ क्या कहलाता है? वृक्ष कहलाता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्री में निलंबी शीर्ष जो है यानी कि पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है। हमने पढ़ा था कि निलंबी शीर्ष क्या होता है, ग्राफ में पढ़ा था हमने कि ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि कितनी हो? 1 हो। यानी कि ऐसा शीर्ष जो केवल एक कोर के साथ में जुड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? पेंडेंट वर्टेक्स यानी कि निलंबी शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ट्री में भी निलंबी शीर्ष की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन वही होगी। क्या होगा निलंबी शीर्ष वृक्ष में? कि वह शीर्ष जिसकी कोटि कितनी हो? 1 हो, उसे हम बोलेंगे निलंबी शीर्ष यानी कि वर्टेक्स यानी कि पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देखने जा रहे हैं ये थ्योरम। थ्योरम क्या है कि प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी आप वृक्ष ले लो, कोई भी अतुच्छ यानी कि नॉन ट्राइबल वृक्ष ले लो, उस वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होंगे। यानी कि कम से कम 2 शीर्ष ऐसे होंगे जिनकी कोटि कितनी हो? 1 हो। कम से कम 2 शीर्ष होंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, ये ध्यान रखना ये थ्योरम जो है वो 2011, 2014 और 2008 में आई हुई है। तो 3 साल में आई हुई है। इसके अलावा भी और ईयर में आपको मिल जाएगी, आप देखोगे तो इसका मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ पूरा एकदम तरीके से तो मैंने नोट्स में किया है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक आप ये समझ लीजिए अच्छे से। देखिए क्या होता है इसका, कैसे होगा इसका प्रूफ। इसने बोला है कि इसमें 2 निलंबी शीर्ष होते हैं कम से कम। कम से कम 2 का मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम यानी कि 1 निलंबी शीर्ष नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल इसमें 1 ही निलंबी शीर्ष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसमें 0 निलंबी शीर्ष। ठीक है, या तो 2 होंगे या फिर 2 से ज्यादा 3, 4, 5 ऐसे हो सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। माना कि आपके पास में कोई एक वृक्ष है, इसके अंदर n शीर्ष है तथा ई कोरे हैं। ये हमने मान लिया। n तो शीर्ष है और ई कोरे है। अब देखिए इसमें n शीर्ष है तो आपके पास में जो n शीर्ष है इस वृक्ष में, उन सभी शीर्षों की कोई ना कोई तो कोटि होगी, कोई ना कोई तो कोटि होगी ना। तो मैं मान लेता हूं कि माना कि जितने भी आपके पास में n शीर्ष है उन सभी की कोटि इस प्रकार से है। जो पहला शीर्ष है उसकी कोटि है D1, दूसरे की है D2, तीसरे की है D3। इसी प्रकार से जो n वाला शीर्ष होगा उसकी कोटि भी मान लेता हूं कि Dn है। मान लिया मैंने। और ये जो शीर्ष जो शीर्ष की कोटि जो आपके पास में आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो D1 जो है वो सबसे कम या फिर बराबर होगा D2 के, D2 सबसे कम या बराबर होगा D3 के। इस प्रकार से जो सबसे बड़ा जो कोटि होगी, सबसे ज्यादा जो कोटि होगी वो किसकी होगी? Dn की होगी। ये मैं मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मानने में। सबसे कम कोटि इसकी है, उसके बाद इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, बराबर भी हो सकते हैं।
ठीक है, इससे ज्यादा इसकी, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा dn की, या फिर बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में कोटियां आ गई। कोटियां किस प्रकार से हमने लिए ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आपको बताना है कि कम से कम 2 निलंबित शीर्ष होंगे, तो हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, तो हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो माना टी में 2 निलंबी शीर्ष नहीं है, तो मान लिया मैंने कि 2 निलंबी शीर्ष इसमें नहीं है। अगर 2 निलंबी शीर्ष इसमें नहीं है, इसका मतलब कि एक निलंबी शीर्ष होगा इसमें, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि केवल एक है, वो कितना होगा, एक ही होगा, यानी कि D1 को मान लेता हूं मैं। ठीक है, सबसे कम यही तो है ना, तो D1 को मान लेता हूं कि मैंने माना कि D1 जो होगा वो बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर भी हमने ले लिया साथ में कि D1 की कोटि आ रही है 1। इसके अलावा जितने भी शीर्ष बच गए उनमें से किसी की भी कोटि 2 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब बाकी जितने भी शीर्ष बच गए यानी कि DI, ठीक है, उन सभी की कोटियां जो आ रही है वो 2 या 2 से ज्यादा होगी, जहां पर I जो होगा वो आपके पास में होगा 2 से बड़ा और बराबर, और n तक होगा। ठीक है, n से छोटा और बराबर। ठीक है, यानी कि पहला जो शीर्ष है ना उसकी कोटि जो आ रही है वो 1 आ रही है, यानी कि निलंबी शीर्ष हो गए हैं, और इसके अलावा जितने भी शीर्ष बच गए उन सभी की कोटि 2 या 2 से बड़ी है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए यदि मैं आपको बोलूं कि इनमें जितने भी शीर्ष है इन सभी की कोटियों का योग करते हैं, इसका मतलब हम सभी शीर्षों की कोटियों का योग यानी कि DI का मान 1 से n तक है, इन सभी का योग करते हैं। तो योग करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां से यदि योग करेंगे तो यानी कि D1 प्लस D2 प्लस D3 ऐसे चलेगा, और लास्ट में क्या आएगा आपके पास में DN आएगा। अब यहाँ पर यदि मैं सारे के सारे मान पुट कर दूं, देखिए ये मान जो हमने लिए ये पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो देखिए जैसे यहाँ पर D1 का मान कितना है, 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, D2 का मान कितना है, 2 या 2 से बड़ा है, फिर D3 का मान 2 या 2 से बड़ा है, D4 का 2 या 2 से बड़ा है, यानी कि 2 से बड़ा है, यानी मिनिमम मान तो ये हो गया ना आपके पास में। तो इसका मतलब यदि ये मान यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मान आएगा, योग आएगा, ये भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, या फिर बराबर हो सकता है किसके, D1 का मान 1 है, बाकी इन सभी का मान कितना कितना है, न्यूनतम मान जो आ रहा है वो कितना है, 2 2 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। तो देखिए इसमें टोटल n क्या है आपके पास में, n स्टेप है, यानी कि n इसमें टर्म्स है टोटल, जिसमें से पहली जो टर्म है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बाकी सभी टर्म्स जो है वो कितनी है आपके पास में, 2 2 2 2 है। ठीक है, और तो यहां से लेकर यहां तक हम देखेंगे तो आपके पास में टोटल टर्म्स कितनी है, n-1 टर्म है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू टोटल कितने टर्म है, n-1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू n-1। यहां से इसको सरल करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 प्लस 2n-2, यहां से हम बोल सकते हैं ये आ गया 2n-1, ये आ गया समीकरण नंबर 1। तो आपके पास में जितने भी शीर्ष है उनकी कोटियों का योग कितना आ रहा है, 2n-1 या फिर इससे ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन हमने ग्राफ वाले चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ग्राफ में या किसी भी वृक्ष में, आप बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ग्राफ में, उस ग्राफ में सभी शीर्षों की कोटियों का योग जो है उस ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का दुगुना होता है। ये मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, अच्छे से समझाई थी, प्रूफ मैंने आपको अच्छे से करके दिखाया था कि कैसे आता है ये। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आपको आनी चाहिए। तो देखिए क्या थी थ्योरम, थी कि जितने भी योग जो होगा ना 1 से लेकर n तक, वो योग कितना होगा, उनमें कोरों की संख्या का दुगुना होगा, कोरों की संख्या का दुगुना होगा। ठीक है, ये थी आपके पास में थ्योरम। तो यहां पर देखिए जो कोर होगी ना वो कितनी होगी आपके पास में, देखिए इसमें टोटल n शीर्ष है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में वृक्ष के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी वृक्ष में n शीर्ष है तो उसमें कोरों की संख्या कितनी होगी, n-1 होगी। तो यहाँ पर n शीर्ष है तो कोरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर e का मान कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 2 इंटू n-1, यानी कि 2n-2 हो जाएगा,
ये आपके पास में आ गई समीकरण नंबर 2। अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखोगे तो इसमें भी कोरोकेशन क्या होगा, योग है, और यहाँ पर भी कोरोकेशन क्या होगा, योग आपको मिल रहा है। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, यहां पर आ रहा है 2n-1 और यहां पर आ रहा है 2n-2, यानी एक और कम आ रहा है। ठीक है, ये मान जो मिनिमम मान है, यदि आप यहां पर बोलते हो कि सर ये तो ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ है, अगर यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी तो तब बराबर नहीं हो सकता, कभी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मिनिमम मान लिए। अगर आप यहाँ पर 3 लेती हो, 4 लेती हो, 5 लेती हो, तब यहाँ पर क्या होगी, संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन ये जो मान आ रहा है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही मान है, क्योंकि ये हमने प्रूव कर लिया है पहले। इसका मतलब जो कोरों की संख्या होगी वो तो कितनी होनी चाहिए, 2n-2 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है आपके पास में, 2n-1 से ग्रेटर देन आ रहा है। यदि यहां पर आप एक ज्यादा भी लेते हो, किसी को 3 भी ले लेते हो, 4 भी लेते हो, तब भी ये मान बढ़ेगा, लेकिन हमको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, यहां पर अगर मान कम हो जाता है, -1 और कर दोगे ना, तब आप बोल सकते हो कि दोनों बराबर है, लेकिन माइनस तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने मान क्या लिया है, मिनिमम मान लिया है। इसका मतलब जो हमने माना है यहाँ पर, ये इसका क्या मिल रहा है हमें, कंट्रोवर्सी मिल रहा है, यानी कि विरोधाभास मिल रहा है। यहाँ से तो विरोधाभास मिल रहा है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि हमने जो माना है वो क्या है, असत्य है, गलत है। अतः हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक अतुच्च वृक्ष में कम से कम कितने निलंबित शीर्ष होंगे, 2 निलंबित शीर्ष होंगे। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो आराम से। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेम ऐसा ही है, केवल लास्ट में एक लाइन और लिखनी है। ठीक है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगी या फिर मैंने आपको बोल के बता दी है। अब हम देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो कि काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 2 शीर्षों के मध्य की दूरी। ठीक है, तो 2 शीर्षों के मध्य की दूरी जो होती है वो हम एक ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, एक ग्राफ में देख सकते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन हम क्या बताएंगे, 2 शीर्षों के मध्य की दूरी क्या होगी कि 2 शीर्षों के मध्य जो लघुत्तम पथ की लंबाई होती है, 2 शीर्षों के मध्य जो लघुत्तम पथ की लंबाई होती है, वह लंबाई ही क्या कहलाती है, उन दोनों शीर्षों के मध्य की दूरी कहलाती है। ठीक है, या फिर हम इस प्रकार से इसको बता सकते हैं कि 2 शीर्ष जो होते हैं उनके मध्य जो लघुत्तम पथ है, उस लघुत्तम पथ में कोरों की संख्या जो होगी वो संख्या ही क्या होगी, 2 शीर्षों के मध्य की दूरी होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपकी जो बुक में एग्जांपल दिया गया है, ये एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये एग्जांपल है, पहला वाला देख रहे हैं हम, 2 शीर्षों के मध्य की दूरी। तो देखिए जैसे ये बना देता हूं मैं सिंपल सा एकदम से, जैसे मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, केवल इतना बना लेता हूं। ठीक है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब मैं आपको बोलूं कि u और v के बीच की आपको दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है u और v के बीच की। ठीक है, तो u और v के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए हम क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ जो है, यानी कि जो लघुत्तम पथ जो है ना, वो देखना पड़ेगा हमें। देखिए यहां से यहां तक जाने में, एक तो आप यहां से यहां गए, एक और आ गए, फिर 2 कोर और फिर 3 कोर आ रही है। ठीक है, और यहां पर आने का देखिए और तरीका भी आपके पास में, पहले यहां से यहां पर आए, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, तो कितनी कोरी हो जाएगी, 4 कोरे बीच में आ जाएगी। या फिर आप इस प्रकार से भी आ सकते हो, 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 कोरे आ रही है। तो सबसे लघुत्तम पथ कौन सा आ रहा है आपके पास में, यही तो आ रहा है। यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, यही तो आ रहा है लघुत्तम पथ। तो इसमें कितनी कोरे आ रही है, 1 2 3 कोरे आ रही है। इसका मतलब कि आपके पास में 2 शीर्ष जो है u और v, इन दोनों शीर्षों के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 3 हो जाएगी। 1 2 और 3 कोरे आ रही है, तो 3 हो जाएगी। लघुत्तम पथ कौन सा है, ये वाला है तो ना, इसका मतलब 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 शीर्षों के मध्य की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं शीर्ष की उत्केंद्रता। तो दूसरा हमारा पॉइंट है शीर्ष की उत्केंद्रता। उत्केंद्रता, ठीक है, तो शीर्ष की उत्केंद्रता देखते हैं। तो देखिए शीर्ष की उत्केंद्रता क्या होती है कि आपके पास में कोई शीर्ष है, उस शीर्ष से अधिकतम दूरी पर स्थित, अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष की दिए गए शीर्ष से जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है, शीर्ष की उत्केंद्रता। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष की देखनी है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको ये बता देता हूं। तो देखिए एग्जांपल है आपके पास में,
आपको ये एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे इसको ए मान लेता हूँ, ये बी आ गया, ये सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच, आई और जी, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, अब आपको प्रत्येक शीर्ष की क्या निकालनी है, उत्केंद्रता निकालनी है, ए की, बी की, सी की, डी की, ई की, एफ की, जी की, एच की, आई की और जे की, इन सभी की उत्केंद्रता निकालनी है। ठीक है, तो उत्केंद्रता क्या होगी, जैसे आपको ए की उत्केंद्रता निकालनी है तो ए से अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष कौन सा वो चेक कीजिए आप। जैसे देखिए पहले हम चेक करते हैं डी की, तो डी की तो एक ही आ गई। ठीक है, फिर बी की चेक करते हैं, एक दो, दो कोरे आ रही है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। फिर देखिए एक दो तीन, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी तीन होगी, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए एक दो तीन और चार, इसमें आपके पास में अधिकतम दूरी आ रही है। ठीक है, लघुतम सॉरी दीर्घतम पथ कौन सा आ रहा है, ए से आई वाला, ये सीधा आ रहा है, या फिर ए से जे वाला भी सेम आएगा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ए की उत्केंद्रता, तो ए की उत्केंद्रता को हम निम्न प्रकार से लिखते हैं, एसेंट्रिसिटी ऑफ ए बराबर, ठीक है, कितना आ रहा है ए से आई, तो ए से आई तक एक दो तीन चार कोरे बीच में आ रही है, इसका मतलब इसकी एसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार हम सभी की निकालेंगे, जैसे हम बी की भी निकालेंगे, ठीक है, हम सी की भी निकालेंगे। तो देखिए बी की देख लीजिए पहले, बी ये रहा आपके पास में, यहां से चलिए आप, एक दो तीन और चार, चार आपके पास में कोरे आ रही है, इसका मतलब अधिकतम लंबाई इसी की होगी ना। अगर यहां से आप एफ तक जाती हो तो एक कोर, दो कोर और तीन कोरे आ रही है। ठीक है, यहां से आप देखिए एक दो तीन, यहां तक भी तीन आ रही है, एस तक भी। लेकिन जब आप बी से आई पर या बी से जे पर जाओगे तो आपको चार कोरे मिलेगी, इसका मतलब बी की एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद हम सी की निकालिए, सी की भी कितनी आएगी, 4 ही आएगी। उसके बाद में हम निकालते हैं डी की, तो देखिए एसेंट्रिसिटी ऑफ डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए डी की उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी। अगर आप पीछे आओगे तब एक और एक और एक और है, तो इधर तो आ नहीं सकते, आगे जाना पड़ेगा आपको। तो आगे एफ पर जाओ, देखो एक दो कोर आ रही है, एक दो कोर आ रही है, तो एफ भी नहीं हो सकता, जी भी नहीं हो सकता। तो अधिकतम दूरी पर कौन सा है, एक दो तीन, यानी आई भी है और जे भी है, और दोनों की कितनी आ रही है, तीन तीन आ रही है। तो डी की एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार हम निकालते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ ई की, तो ई की देखिए कितनी आएगी, ई की देखिए यहां से एक दो आ रही है, एक दो आ रही है, एक दो आ रही है, एक आ रही है, एक आ रही है। तो अधिकतम कौन से आ रहा है, अधिकतम कितना आ रहा है आपके पास में, दो आ रहा है, जो कि किस किस के बीच में, आई तक जाओगे तब भी दो मिलेगी, जे तक जाओगे तब भी दो मिलेगी, बी तक भी दो और सी तक भी दो। इसका मतलब इसकी एसेंट्रिसिटी यानी कि ई की उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं एफ और जी की, यानी कि एसेंट्रिसिटी ऑफ एफ और एसेंट्रिसिटी ऑफ जी। तो देखिए कितनी कितनी होगी, पहले एफ की देखते हैं। तो देखिए एफ से, देखिए एफ से यहां पे आओ, नीचे एक दो तीन, इधर जाओ एक दो तीन, इधर जाओ एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, एक दो, तो तीन तो हाईएस्ट आ रही है ना, इसका मतलब इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार जी से देखोगे तभी आपको 3 ही मिलेगी। ठीक है, फिर हम निकालते हैं एच और आई और जे की। तो देखिए एसेंट्रिसिटी ऑफ एच की देखते हैं सबसे पहले। एच में देखोगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पर भी एक, तो पीछे आना पड़ेगा। तो देखिए पीछे देखो, एक दो तीन आ रही है। अगर ए तक जाओगे तो भी एक दो तीन आ रही है, सी तक जाओगे तो एक दो तीन आ रही है। इसका मतलब इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर हम आई और जे की बात करेंगे तो आई और जे की जो होगी ना, वो कितनी कितनी हो जाएगी, 4 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 4 ही होगी ना, क्योंकि जैसे हम यहां से वहां तक गए थे तो यहां से यहां तक आने में उतनी होगी, सेम ही होगी, तो ये 4 4 हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, एसेंट्रिसिटी आराम से निकाल सकते हैं किसी भी किसी भी ग्राफ की। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी ग्राफ की एसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता जो है, यानी किसी भी वृक्ष की उत्केंद्रता जो है, वो आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वृक्ष या फिर ग्राफ का केंद्र। तो देखिए वृक्ष का जो केंद्र, तीसरा पॉइंट है, जो वृक्ष का केंद्र जो होगा ना, केंद्र, ठीक है, वो केंद्र क्या होगा कि जैसे कोई भी आपके पास में वृक्ष है, इस वृक्ष में जिसकी उत्केंद्रता सबसे कम होती है वही क्या होता है, वृक्ष का केंद्र होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे कम उत्केंद्रता किसकी आ रही है, ई की आ रही है। इसका मतलब ई क्या हो जाएगा आपका
इस वृक्ष का केंद्र हो जाएगा। तो केंद्र क्या हो जाएगा इसमें, ई हो जाएगा, क्योंकि एसेंट्रिसिटी ऑफ ई जो आ रही है कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सबसे कम उत्केंद्रता किसकी आ रही है, ई की आ रही है। इसका मतलब ई क्या हो जाएगा, इस वृक्ष का केंद्र हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं व्यास। तो व्यास देखिए क्या होता है, चौथा पॉइंट है आपका व्यास यानी कि डायमीटर। तो व्यास देखिए क्या होता है कि आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि किसी भी वृक्ष में सबसे ज्यादा उत्केंद्रता जो भी होती है, ठीक है, वही उत्केंद्रता का जो मान होता है वो क्या होगा, उस वृक्ष का व्यास कहलाता है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा उत्केंद्रता कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इसका मतलब इसका इस वृक्ष का जो व्यास होगा वो कितना होगा आपके पास में, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 5वां पॉइंट है त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो देखिए त्रिज्या क्या होती है, यानी कि रेडियस क्या होती है, या फिर इसे हम अर्धव्यास भी बोल सकते हैं। तो ऐसा मत कर देना इसका आपने आधा कर दिया, तो इसमें आधा नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं आप आधा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, आधा नहीं करना। देखिए त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी वृक्ष में जो वृक्ष का केंद्र होता है, इस केंद्र से अधिकतम दूरी पर स्थित जो भी शीर्ष है, उस शीर्ष से केंद्र की जो दूरी होगी ना, वो क्या कहलाएगा, उस वृक्ष की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये ई यहाँ पर क्या है, वृक्ष का केंद्र है, तो इससे अधिकतम दूरी कौन सी होगी, देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सबकी 2 ही आ रही है। इधर इसकी 1 आ रही है, इसकी भी 1 आ रही है, तो अधिकतम कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इससे जो भी बिंदु है, अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु है, उसकी इस बिंदु से दूरी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब त्रिज्या इस वृक्ष के लिए कितनी होगी, 2 हो जाएगी। यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, जो कि क्या है, समूल वृक्ष है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। समूल वृक्ष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूटेड वृक्ष, रूटेड ट्री, है ना। तो देखिए समूल वृक्ष क्या होता है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा वृक्ष जिसमें समूल यानी कि मूल भी क्या हो, साथ में हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई जो भी हमने अब तक वृक्ष पढ़े हैं उनमें किसी में भी मूल नहीं था। क्या नहीं था, मूल। मूल का मतलब जड़ नहीं थी उसकी। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर हम देखेंगे तो इसमें बोला है समूल वृक्ष, यानी कि ऐसा वृक्ष जिसमें क्या हो, मूल भी हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा वृक्ष, देखिए डेफिनेशन हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एक ऐसा वृक्ष जिसमें एक विशेष क्या हो, शीर्ष हो। ठीक है, एक विशेष शीर्ष हो, जो विशेष शीर्ष होगा उसे हम मूल या जड़ कहते हैं। तो यदि उसमें यानी कि वृक्ष में एक विशेष शीर्ष यदि हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, समूल वृक्ष कहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो विशेष शीर्ष होगा आपके पास में, यानी कि जो मूल या जड़ जो होगी आपके पास में, उसको अलग से दिखाने के लिए हम उसको त्रिभुज के अंदर क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखिए जैसे मैं एक वृक्ष बना रहा हूं, ये आपके पास में एक वृक्ष है। जैसे ये आपके पास में एक वृक्ष है, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ, इसको मैं अलग से नाम दे रहा हूं वी। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, ये जी आ गया, एच आ गया और ये आई आ गया। तो ये आपके पास में क्या आ गया, वृक्ष आ गया, सॉरी एक वृक्ष आ गया आपके पास में। अब देखिए यहां पर ये एक वृक्ष जो आपके पास में शीर्ष आ रहा है, इसको मैं अलग से त्रिभुज के अंदर बंद कर देता हूं, और ये जो वृक्ष है ना, वो उसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये मूल है या फिर ये जड़ है। ठीक है, ये मूल है या फिर ये जड़ है, तो इस ऐसे वृक्ष को हम क्या बोलेंगे, समूल वृक्ष बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। हमेशा एक पॉइंट ऐसा आपको ऊपर ही ऊपर मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, एक ट्राइंगल के अंदर परिबद्ध होगा। ठीक है, बाउंडेड होगा। तो ऐसे हम वृक्ष को क्या बोलेंगे, समूल वृक्ष बोलेंगे। तो इसमें एक विशेष प्रकार का शीर्ष है वो हमें दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि समूल वृक्ष जो होता है वो क्या होता है। तो ये तो समूल वृक्ष हो गया, समझ में आया आपको। अब आप समूल वृक्ष के अंदर बहुत सारे पॉइंट है छोटे छोटे, इन पॉइंट को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपके पास में मूल होता है ना, वो केवल आपके पास में केवल दिखावे के लिए होता है, जो कि इस पूरे को जोड़े रखता है। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, इसे आप मान सकते हो, होता नहीं मान सकते हो। ठीक है, अभी देखिए जैसे आप नीचे चलते हो तो ये आपके पास में एक शीर्ष आ रहा है,
इसके नीचे ये शीर्ष आ रहा है, इसके नीचे ये शीर्ष आ रहा है, यानी कि इससे ये जुड़ा हुआ है, फिर इससे ये एक शीर्ष जुड़ा हुआ है, इसके नीचे ये आपके पास में और शीर्ष आ रहे हैं। तो ये एक वैसा ही वृक्ष है जैसे आपकी या हमारी जो फैमिली होती है। तो फैमिली में क्या होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हो, आपके पिताजी क्या होंगे, आपके जनक होंगे ना, जनक, ठीक है, और आप उनके लिए क्या होंगे, शिशु होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो आपके ऊपर जितने भी आपके दादाजी होंगे, ठीक है, आपके पिताजी, वो सब आपके क्या पूर्वज कहलाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी वही क्या चीजें हैं सारी की सारी। जैसे आपके पास में मैं बोलूं कि बिंदु डी है, ठीक है, डी के नीचे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक इसी का क्या आ रहा है, इससे जुड़ा हुआ शीर्ष आ रहा है, तो इसके नीचे है, नीचे है, इसका मतलब ई जो होगा वो डी का क्या कहलाएगा, शिशु कहलाएगा। ये ध्यान रखना, ई जो होगा वो डी का क्या कहलाएगा, शिशु कहलाएगा, बच्चा कहलाएगा। या फिर आप बोल सकते हो एफ जो है वो ई का क्या है, शिशु है, ठीक है, यानी नीचे वाला ऊपर वाले का क्या होगा, शिशु होगा। जैसे एच की बात करते हैं और जी की बात करते हैं, तो वी के कितने, दो शिशु आ रहे हैं, दो चाइल्ड है, एक जी है और एक एच है, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, शिशु बोलेंगे। वैसे नोट्स के अंदर पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, अभी यहाँ पे मैं केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप बोलोगे, आप बोल सकते हो कि जो डी होगा वो ई का क्या है, जनक है, या फिर आप बोल सकते हो ई जो है वो एफ का क्या आ रहा है, जनक आ रहा है। तो दो चीजें हो गई, शिशु हो गया, जनक हो गया। उसके बाद देखते हैं सहोदर। सहोदर का मतलब होता है जो आपका जो, जैसे आप देखोगे संस्कृत में, तो सहोदर का मतलब, सिबलिंग का मतलब होता है कि एक तरह से आप बोल सकते हो बड़ा भाई बोल सकते हो, या भाई की तरह आप बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एच और जी जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वी के शिशु है ना, सॉरी, यहाँ पर एच और जी जो वो वी के क्या है, शिशु है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एच और जी जो है वो एक दूसरे के सिबलिंग है, सहोदर है, ठीक है। एच और जी क्या होंगे, सहोदर होंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। तो सहोदर हो गया। फिर हम बात करते हैं पूर्वज। जैसे ये मूल आपके पास में क्या है, एक शीर्ष है। इस मूल शीर्ष से, जैसे मैं बोलूं आई है आपके पास में, तो मूल शीर्ष से लेकर आई के बीच में जितने भी आपके शीर्ष आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इस आई के पूर्वज कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आई के पूर्वज कौन कौन होंगे, जी, एच, वी, ये सब क्या होंगे, आई के पूर्वज होंगे। जैसे मैं बोलूं एफ का पूर्वज, तो एफ का पूर्वज कैसे चेक करोगे कि ए से, यानी कि जो मूल आपके पास में शीर्ष है, जो विशेष शीर्ष आपको दिया गया है, जो त्रिभुज में बंद है, वहां से लेकर एफ के बीच में जितने भी शीर्ष है ना, वो सारे के सारे एफ के क्या होंगे, पूर्वज होंगे। जैसे ई और डी जो है एफ के क्या है, पूर्वज होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रण की। तो प्रण का मतलब क्या होता है कि अगर किसी शीर्ष के, यदि कोई शीर्ष है आपके पास में, उसका शिशु नहीं है, यदि कोई शीर्ष है आपके पास में उसका शिशु नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे प्रण। जैसे यहाँ पे एच है, तो एच का कोई शिशु नहीं है नीचे, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रण होगा। जैसे आई का भी शिशु नहीं है, ये भी प्रण होगा, एफ भी प्रण होगा, सी भी प्रण होगा, और बी भी क्या होगा, प्रण होगा। तो ये होता है प्रण, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लिफ। इसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक शीर्ष की। तो आंतरिक शीर्ष क्या होता है कि ऐसा शीर्ष जिसका कोई शिशु नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी पूर्वज होते हैं वो पूर्वज क्या कहलाते हैं, आंतरिक शीर्ष कहलाते हैं। जैसे ये एफ है, तो एफ का कोई भी शिशु नहीं है, यानी कि ये प्रण है, तो इस प्रण वाला जो शीर्ष है, इसके जितने भी पूर्वज होंगे, यानी कि ई, डी, ये क्या कहलाएंगे, आंतरिक शीर्ष कहलाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे आई है, तो आई का आंतरिक शीर्ष कौन सा हो जाएगा, जी, वी, ये क्या हो जाएंगे, आंतरिक शीर्ष हो जाएंगे। तो प्रण होगा, तो प्रण के पूर्वज जो होंगे वो आंतरिक शीर्ष कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा आंतरिक शीर्ष, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट हमारा और बच जाता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद में आज का जो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। हम देखते हैं उपवृक्ष क्या होता है। उपवृक्ष इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब ट्री, ठीक है। सब ट्री क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा है सबसेट, पढ़ा ना सबसेट, ठीक है, हाँ, या फिर सब ग्राफ होता है। सबसेट क्या होता है कि सबसेट क्या होता है, जैसे आपके पास में कोई एक सेट दिया गया है, ठीक है, उस सेट के शीर्षों से यदि हम कोई दूसरा सेट बनाए तो वो क्या होगा, उस दिए गए सेट का सबसेट होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से उपवृक्ष क्या होता है कि ये आपके पास में जैसे समूल वृक्ष मान लो, या फिर ये आपको जो समूल वृक्ष आपको दिया गया है, इसमें से आप किसी भी एक
पार्ट को उठा के अलग से लिख दीजिए। जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास में ये जो वाला पार्ट है इसको मैं उठा के अलग से लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, उपवृक्ष हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा कैसा होना चाहिए, ऐसा कैसा मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ये आपके पास में V हो गया, यहां से ये आ गया G, यहां से ये आ गया H और यहां से ये आ गया I, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक उपवृक्ष हो जाएगा। ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो होगा वो इसका क्या होगा, एक उपवृक्ष होगा। तो उपवृक्ष की डेफिनेशन देखिए मैं आपको बोल देता हूं एक बार कि समूल वृक्ष T में किसी शीर्ष V, मान लो मैंने V इसीलिए लिखा था, किसी शीर्ष आपके पास में V है, इसके वंशजों एवं इन पर आपतित कोरों द्वारा प्रेरित वृक्ष जिसका मूल शीर्ष V है, T का एक उपवृक्ष कहलाता है, ठीक है। तो जैसे V का हम उपवृक्ष बनाते हैं तो हम V को क्या मानेंगे, मूल शीर्ष लेते हुए, यानी कि यहाँ पर ये V क्या है आपके पास में, मूल शीर्ष है, ठीक है, मूल शीर्ष है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसको मूल शीर्ष बनाते हुए, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये एक पार्ट जो है यहाँ से निकाल के लिख देंगे, इसे ही हम क्या बोलेंगे, इस समूल वृक्ष का उपवृक्ष कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, और अगले वीडियो में लास्ट वीडियो होगा और उसके अंदर हम जानेंगे कि द्विचर वृक्ष क्या होता है, क्योंकि द्विचर वृक्ष काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और इसके अलावा द्विचर वृक्ष के अलावा जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एक दो बच गई है, एक दो क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस जो है ना, थ्योरम भी बोल सकते हो, क्वेश्चन भी बोल सकती हो, तो वो एक दो बच गए हैं, वो हम जानेंगे, ठीक है। जो कि एक्स्ट्रा पार्ट है आपका, जो कि आपके एग्जाम में आते ही है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपको वो भी करवा देता हूं। वैसे यहां तक आप मान सकते हो कि आपका कंप्लीट हो, लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक हम द्विचर वृक्ष और पढ़ेंगे ताकि हम पूरे 100% के लिए तैयारी कर सके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना काफी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।